Dear students, now we will start our third poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. So before we proceed to read the poem and paraphrase, let us know about the poet. Pablo Neruda's original name was Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto. He adopted this pen name Pablo Neruda in 1920 in the memory of Czechoslovak poet Jan Neruda. इन्होंने ये नेम पेन नेम मीन्स द नेम विच वॉज पब्लिश्ड अलॉन्ग विथ हिज वर्क। उनकी पोएम्स के साथ जो नेम पब्लिश होते थे 1920 के बाद उसमें उनका नाम पैब्लो नेरुडा होता था और वो उन्होंने मेमोरी में चेकोस्लोवाक पोइट जैन नेरुडा थे, उनकी मेमोरी में उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 12, 1904 इन पैरल, चिले। चिली के चिलियन पोइट थे ये। Died 23 September 1973 in Santiago, Chile. Always wrote with green ink, which according to him was the color of hope. जो पेब्लो नेरुडा की मोस्ट ऑफ द राइटिंग है, जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट होता था, वो ग्रीन इंक से लिखा हुआ होता था और उनका पर्सनल एक्सप्रेशन था होप का, बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ होप, ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स वाई। Colombian novelist Gabriel Garcia Marquez once called him the greatest poet of the 20th century of any language. ये जो कोलंबियन नॉवेलिस्ट हैं ग्रैबियल गार्सिया मार्केज, उन्होंने उनको सबसे महान पोएट बताया है 20th सेंचुरी का, जो किसी भी लैंग्वेज में हुए हैं। Children, this poem Keeping Quiet is actually written in Spanish and Alastair Reid translated it into English. ये जो स्कॉटिश पोइट हैं अलेस्टेयर रेड, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। Pablo Neruda won Nobel Prize for Literature and Lenin Peace Prize also. So let us know about the theme of the poem. किस बारे में लिखा हुआ है? In this deceptively simple poem, in which the poet draws attention towards the need of soul searching, which may help us establish harmony with others as well as ourselves. Deceptively means apparently ये बहुत ही सिंपल पोएम, पढ़ने पे समझ में आता है कि बहुत ही साधारण पोएम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन मीनिंग, लेकिन इसमें जो पोएट हैं वो रीडर्स का ध्यान, अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं सोल सर्चिंग की तरफ, इंट्रोस्पेक्शन की तरफ। सोल सर्चिंग आत्ममंथन, अपने विचारों के बारे में सोचना, जो कि हमें सहायता करता है दूसरों के साथ हार्मनी इस्टेब्लिश करने में और खुद के साथ भी शांति इस्टेब्लिश करने में वो हमारी हेल्प करता है। इट टेल्स अस हाउ अ मोमेंट ऑफ साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन विल मेक अस रियलाइज द शेयर वेननेस ऑफ आवर एग्रेसिव एंडेवर्स। और एक ये बताता है इस पोएम में, हम ये रियलाइज़ करते हैं कि अगर हम कुछ मोमेंट साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, कुछ मोमेंट आत्ममंथन में बिताते हैं, तो हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमारी जो एग्रेसिव एंडेवर्स हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ में लगे रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करने में, अचीव करने के पीछे भागते रहते हैं, उसकी फ्यूटिलिटी, यूज़लेसनेस के बारे में हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमारी एक्टिविटी है वो एक्चुअली यूजलेस है। द पोएट अपील्स रीडर्स टू टेक सम टाइम आउट ऑफ देयर बिजी लाइव्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन। पोएट अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं रीडर को कि अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय इंट्रोस्पेक्शन, विच मीन्स कंटेम्पलेटिंग ऑफ योर ओन थॉट्स, डिज़ायर्स एंड कंडक्ट, जिसमें अपने खुद थॉट्स और डिज़ायर जो हमारी इच्छा है और कंडक्ट जो हमारा बिहेवियर है, इसके बारे में सोचना कि क्या ये सही है या इट रिक्वायर्स एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस, हमारे मेथड में, हमारे वे ऑफ बिहेविंग में, वे ऑफ थिंकिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। एंड रिट्रोस्पेक्शन, मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंस दैट आर पास्ट, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, अपनी जो पुराने एक्सपीरियंस है उसके बारे में सोचना, दैट इज़ रिट्रोस्पेक्शन।
The aim is to return to our routine with renewed vigor and awareness of our action and ourselves. Now the poem starts. Now we'll count to 12 and we'll all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, and when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. Now we go for paraphrasing and explanation of the poem. Line by line explanation and paraphrase. Now we'll count to 12 and we'll all keep still. In the opening lines, he requests. स्टार्टिंग में पोएट रिक्वेस्ट करते हैं रीडर से कि 12 तक काउंट करें और चुप हो जाए, कीप क्वाइट. नेरूडा begins by asking everyone to count to 12 and keep still. नेरूडा बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सभी को 12 तक काउंटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि सब शांत हो जाएं. These 12 seconds would help everyone calm himself or herself, relax and be ready to begin introspection and retrospection. वो 12 सेकेंड क्यों अर्ज करते हैं, क्यों काउंट करना है 12 तक? बिकॉज ये 12 सेकेंड काउंट करने से सब लोगों को ये होगा कि वो अपने थॉट्स को कंसंट्रेट कर पाएंगे और ख़ुद को शांत कर पाएंगे, रिलैक्स हो पाएंगे और इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन के लिए रेडी हो पाएंगे. The poetic devices used in these lines are alliteration, repeated v sound, we will, then antithesis, count to 12 and keep still. Here two opposite ideas are coming together. Here the poet has used count and keep still together, तो ये antithesis है. Symbolization, count to 12 symbolizes, यहाँ पे count to 12 symbolize करता है 12 hours during the day, 12 months in a year, 12 zodiac signs. That means the poet urges the readers that out of their busy schedule, they should take out only 12 seconds for soul searching. अपने बिज़ी शेड्यूल में से, जिसमें कि हम पूरे दिन के 12 घंटे काम करते रहते हैं, उसमें से फ्यू सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 12 सेकेंड्स निकाल के अपने आप को शांत करके आत्ममंथन करना है, अपने काम के बारे में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी डिज़ायर, इच्छा क्या है और हम क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमारी सोच क्या ऐसी है विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी एंड फॉर माई कम्युनिटी. क्या अपने देश के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. तो ये हम अपने काम के बारे में तभी विचार कर पाते हैं जब हम शांत होते हैं. अगर एग्रेसिवली हम अपने काम में लगे होते हैं, देन वी डोंट टेक दीज मोमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. तो इसलिए वो अर्ज करते हैं कि हम चुप हो जाएं और काउंट करें 12 तक. फर्दर, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. इसमें क्या कहते हैं? ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स ही अपील्स, अर्जेस entire humanity to be quiet, to be at peace. The poet suggests everyone on the face of the earth from global vantage point, means from where one can see the entire world. क्योंकि वो कह रहे हैं once on the face of the earth,
पूरे धरती पे वो चाहते हैं कि सभी कोई एक साथ टू स्पीक नो लैंग्वेज एट ऑल फॉर अ फ्यू मिनट्स के लिए कोई भाषा ना बोले। सिंस वी वुड नॉट स्पीक फॉर अ वाइल, क्योंकि हम कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगे, बैरियर्स ऑफ कम्युनिटीज़ वुड ब्रेक एंड सेंस ऑफ ब्रदरहुड वुड प्रिवेल। क्योंकि हम शांत होंगे तो हमारे बीच में जो बैरियर है वो हमारा कम्युनिकेशन ही है। जो हमारी भाषा है, अलग अलग भाषा में हम बात करते हैं तो वो हमारे बीच में बैरियर बन जाता है, एक दूसरे से मिलने नहीं देता है, एक होने नहीं देता है, हमारे बीच में हार्मनी नहीं आ पाती, सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। तो ये हमारे चुप होने से ये बैरियर जो है हमारी कम्युनिकेशन का, कन्वर्जेशन का, लैंग्वेज का बैरियर वो टूट जाएगा और ब्रदरहुड भाईचारा चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि हम कोई भी भाषा नहीं बोल रहे होंगे। द पोएट अर्जेस नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच। ये कहते हैं आगे कि नॉट टू मूव आवर, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए रुक जाना है, और नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच, हमें अपने आर्म्स इतने ज़्यादा मूव नहीं करने हैं। He says this to emphasize the importance of physical inactivity to lessen destruction which causes undue harm to themselves as well as others. तो ये क्यों अर्ज करते हैं not to move our arms so much? When we move our arms so much, then we cause destruction to ourselves as well as our country, our nation and our globe. जब हमारा बहुत ज़्यादा हम एक्टिव होते हैं, चिल्ड्रन, आर्म्स हियर मीन्स फिजिकल आर्म एज वेल एज म्यूनिशंस। तो ये सिम्बॉलिक है, म्यूनिशंस का भी, जो हमारे वेपन्स हैं उनको भी मूव नहीं करना है, एज वेल एज वी हैव टू स्टॉप आवर फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पे आप आर्म्स की दो मीनिंग पा रहे हो, एक तो आपका आर्म्स है फिजिकल आर्म जो हमारे हाथ होते हैं, और दूसरा वेपन्स। तो दोनों की मूवमेंट को बंद करने के लिए वो अपील कर रहे हैं रीडर से कि कुछ समय के लिए हमें सारे मूवमेंट, अपने फिजिकल एज वेल एज मैकेनिकल सारे मूवमेंट बंद करके शांत होके अपने कार्यकलाप को, अपने विचारों का मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। Here we are getting poetic device assonance, repeated O sound. O sound is prominent in these lines. Let's stop for 1 second, not move our arms so much. Here we get repeated O sound. You see, lot of O sounds are there. So we are getting assonance. Then anaphora, repeated let's. यहाँ पे आपको मिल रहा है let's not speak in any language, let's stop for 1 second. So let's is repeated in consecutive lines, that is poetic device anaphora. Arms here physical as well as symbolic for munitions and weapons. यहाँ पे आर्म्स जो है वो सिंबल है म्यूनिशन और वेपन का। तो दिस इज पोएटिक डिवाइस symbol. Poetic device is symbol. Let's move further. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Now he says that it would be an exotic moment. Exotic means unique and outstanding, unusual moment. This moment of silence would be unique and outstanding. ये जो साइलेंस होगा चारों तरफ, अगर पोइट के रिक्वेस्ट पे सब लोग चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज स्टॉप कर देते हैं, तो ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा जब सब कुछ बिल्कुल क्वाइट स्टिल होगा। बिकॉज इट वुड बी अ मोमेंट ऑफ ट्रंक्विलिटी, चारों तरफ पीस होगी, विदाउट रश, कोई भी रश नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं होगी, एंड देयर विल बी नो नॉइस ऑफ इंजन्स। देन पीपल विल बी इन हार्मनी, वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, फिजिकल एंड मेंटल, विथ अदर्स एज वेल एज इन कम्युनियन विद देमसेल्व्स। वो दूसरों के साथ हार्मनी होंगे, सामंजस्य में होंगे, और अपने आप के साथ भी, खुद के साथ भी एक रूपता में आ पाएंगे बाय द वे ऑफ स्टिलनेस, क्योंकि वो क्वाइट होंगे तो अपनी आत्मा के साथ भी वो एकाकार हो पाएंगे, उनके विचार और उनके सोल एक हो पाएंगे। दे वुड
बी वन, दे वुड बी इन यूनियन, दोनों एक हो पाएंगे। और जब ऐसी स्थिति आएगी तभी हमारे अंदर शांति होगी, पीस होगा। फिर हम समझ पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो पोइट कहते हैं कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, मतलब यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग, बिकॉज इट वुड बी द मोमेंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चारों तरफ शांति होगी, बिना कोई शोरगुल के, बिना कोई इंजन की आवाज़ के, और हम सब एक साथ होंगे, बिकॉज इट विल एस्टैब्लिश हार्मनी इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब यहाँ पे आप सडन स्ट्रेंजनेस को एलेबरेट करो। We would feel a sudden strangeness since at that time everyone would be silent and inactive abruptly. अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, he has urged for sudden. What does sudden mean? Sudden का मतलब abruptly, अचानक। sudden strangeness, अचानक वो पोएट अर्ज करता है कि सब कोई क्वाइट हो जाए, इस अर्थ पे जो भी रीडर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो सब एक साथ शांत हो जाए। तो अगर सब शांत हो जाते हैं तो इट वुड बी sudden, abrupt and strangeness. Why it would be strange? Because everyone would be silent and inactive. ये strange होगा because it is unprecedented. पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस धरती पे सारे लोग एक साथ quiet, still हो जाएं, चुप हो जाएं और शांत हो जाएं। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इसलिए ये मोमेंट स्ट्रेंज होगा। और सडन क्योंकि पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दिस वुड बी अनयूजुअल एंड अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स विच हैज़ नेवर अकर्ड बिफोर, अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, उस तरह का ये मोमेंट होगा। एंड इट विल ब्रिंग होल ह्यूमैनिटी टुगेदर, और सारी मानवता एक साथ आ पाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सडन साइलेंस would give us an opportunity to introspect and retrospect. और ये सडन साइलेंस जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी किस चीज़ का देगा? आत्ममंथन का, और अपने पुराने किए हुए कार्यों को के ऊपर पुनर्विचार करने का। हम अपने कार्यों के ऊपर पुनर्विचार कर सकें, इसका अवसर प्रदान करेगा। तो इसलिए ये सडन स्ट्रेंजनेस में अबाइड करेगा हम सबको एक साथ। Here poetic device used again is repeated O sound. You see number of O sounds are used. Then you see repetition without, and then alliteration SS, sudden strangeness. For the fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Fishermen, man would get an opportunity. Through these lines, he wants to express that man would get an opportunity to realize how he is destroying nature and harming himself in the process. जो मैन है, ह्यूमन बींग है, वो इस प्रोसेस में जब वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो वो रियलाइज़ करेगा। अब इन लाइंस में पहले तो वो अपील करते हैं पिछली लाइंस में शांत हो जाने के लिए, फिर वो बताते हैं कि ये सडन स्ट्रेंजनेस होगा, एग्जॉटिक मोमेंट होगा। अब बता रहे हैं इसका रिजल्ट, what a man would achieve as a result of this quiet introspection. ये शांति के साथ जो आत्ममंथन करेगा तो वो क्या अचीव कर पाएगा? Man would get an opportunity. लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू रियलाइज हाउ ही इज़ डिस्ट्रॉइंग नेचर एंड हार्मिंग हिमसेल्फ इन द प्रोसेस। लोग ये रियलाइज़ कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि किस तरह वो नेचर को और ख़ुद को हानि पहुंचा रहे हैं अपने कार्य के दौरान, बिना सोचे समझे अपने काम में लगे हुए हैं। तो इससे वो एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरा वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। The fisherman ruthlessly destroying nature and harming other species in cold blood for his selfish need and greed that harm aquatic life would realize how nature can bring them an icy vengeance. जो फिशरमैन हैं, जो कि सिंबॉलिक हैं टायरेंट एंड ऑपरेशंस के पर्सन हु इज़ ऑपरेसर, जो दूसरों का दमन करता है, दोहन करता है, ऐसे लोगों का जो टायरेंट है, दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं। फिशरमैन मीन्स
लिटरली आप फिशरमैन समझते हो जो मछलियाँ पकड़ता है, लेकिन फिशरमैन की रिक्वायरमेंट के अलावा वो उसकी जो वो लालच होती है, ग्रीड होती है, जो उसको ओवर फिशिंग करने के लिए कंपेल करती है। फिशरमैन की रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड है, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाने के बाद भी लगातार समुद्र में से मछलियाँ पकड़ता रहता है, इसलिए कि वो अपनी फ्यूचर के लिए वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहता है। वो अपने प्रेजेंट से हैप्पी नहीं होता। और ये टेंडेंसी जो होती है ये बस ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है वेल्थ एक्यूमुलेशन का। कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता अपने प्रेजेंट से, उसको और ज़्यादा चाहिए होता है। और इसी ग्रीड में, अपने लालच में, एवरिस्ट जो है उसको कंपेल करती है दूसरों को हार्म पहुंचाने में। ये दूसरे हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, एंड समटाइम्स इट इज़ नेचर। ओवर फिशिंग करके फिशरमैन उसी तरह के एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा है। रूथलेसली मीन्स क्रूअली डिस्ट्रॉइंग नेचर, वो नेचर को, क्योंकि वेल जो है, ओवर फिशिंग है, वेल्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल। जो हमारी नेचुरल साइकिल है उसके पार्ट हैं। कोई भी एनिमल, कोई भी एंटिटी, ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस नेचुरल साइकिल। जिस अर्थ पे जो साइकिल चला करता है उसके हम लोग सब पार्ट हैं। तो अगर इसका कोई भी एंटिटी डिस्टर्ब होता है तो उसके कारण ये पूरी जो साइकिल है, पूरी प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप देखते हो इस समय जो ग्लोबल पॉल्यूशन और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की जो इश्यूज़ आ रही हैं, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड एयर, वी आर टॉकिंग अ लॉट, बट उसके लिए हु इज़ द रीज़न? कौन उन सबको कर रहा है? क्या हम सोचते हैं कि वी आर द रीज़न, हम ही ये कर रहे हैं? कभी कोई एनिमल या कोई भी नेचुरल एंटिटी के अंदर ग्रीड नहीं होता। कभी आपने किसी एनिमल को नहीं देखा होगा कि वो अपने कल के लिए कुछ इकट्ठा करके रख रहा हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी हो जाने के बावजूद अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करके रखने में, वेल्थ एक्यूमुलेट करने में विश्वास करता है। उसको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, इज़ नेवर कंटेंटेड। उसको हमेशा और ज़्यादा चाहिए होता है, और अपनी इस ग्रीड में वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। लोग अपने ग्रीड के लिए, लालच के लिए पेड़ों को काटते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं जिसमें से कि एयर पॉल्यूट होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर इनकंसिडरेबल डीड्स विच हार्म्स दिस एंटायर ग्लोब। तो ये जब हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट और दूसरों को हार्म हो। इसी तरह से फिशरमैन ruthlessly destroying nature, harming other species in cold blood. Cold blood means inconsiderate, carelessness, बिना सोचे समझे सेल्फिश नीड और ग्रीड के लिए हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ। दे वुड रियलाइज हाउ नेचर कैन ब्रिंग देम एन आइसी वेंजियंस, आइसी कोल्ड वेंजियंस। वेंजियंस इज रिवेंज, किस तरह से नेचर बदला लेती है। एंड व्हेन नेचर स्टार्ट्स टेकिंग रिवेंज देयर इज़ नो मर्सी। जब नेचर अपना बदला लेने पे आती है तो उस समय किसी तरह की कोई दया नहीं होती है। आप देखते हो every time we are facing volcanic eruption and storm, tsunami, these all are the forms of nature's vengeance. नेचर का बदला है जो हमारे खुद के काम के कारण नेचर लेती है। उस पर हम बहुत ही ज़्यादा उसका ऑपरेशन करते हैं, मतलब उसके साथ गलत करते रहते हैं और अंत में हमें उसका परिणाम खुद भुगतना पड़ता है। Here the fisherman symbolizes the tyrants and oppressor. जो टायरेंट होते हैं और ऑप्रेशर होते हैं उसको फिशरमैन सिम्बलाइज करते हैं। वेल्स स्टैंड फॉर एक्सप्लॉइटेड एंड ऑप्रेस्ड, और वेल्स जिसका को वो हार्म कर रहे हैं, जिसको वो हानि पहुंचा रहे हैं, वो क्या सिम्बलाइज कर रही है? वो सिम्बलाइज कर रही है जो ऑप्रेस्ड हैं और जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जिसके साथ बुरा हो रहा है, जो कि ऐसे जीव हैं जो कुछ बोल नहीं सकते, दूसरों को हार्म नहीं करते नॉर्मली फॉर देयर ग्रीड। तो इस तरह के जीवों के साथ और इस तरह के लोगों के साथ जो क्रुएल्टी हो रही है उसको वो रियलाइज़ कर पाएंगे, सोच पाएंगे दैट दे आर डूइंग रॉन्ग। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स।
द मैन हु गैदर्स सॉल्ट, जो सॉल्ट इकट्ठा करता है, नमक उठाता है, फ्रॉम सी, वुड रियलाइज दैट नेचर रिटेलिएट्स बाय टर्निंग हिज हैंड्स रफ। नेचर, क्योंकि उसमें से बहुत सारे सॉल्ट के सी सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है नेचर को, तो नेचर किस तरह से रिटेलिएट करती है, अपना प्रतिशोध करती है, प्रतिशोध लेती है उसके हैंड्स को रफ करके। तो आप देख रहे हो कि जो मैन अपने काम में लगा हुआ है उसको ये भी फिक्र नहीं होती कि खुद उसका हाथ हर्ट हो रहा है। द सोर हैंड ऑफ द सॉल्ट गैदरर वुड मेक हिम रियलाइज हाउ ही इज़ हार्मिंग हिमसेल्फ बाय हिज माइंडलेस कोरोसिव एक्टिविटी। और ये कोरोसिव या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के द्वारा वो खुद को कैसे हार्म कर रहा है, ये रियलाइज़ करेगा कब? जब वो शांति से इंट्रोस्पेक्शन करेगा, अपने काम के बारे में सोचेगा। तो इसलिए पोएट उससे कुछ क्वाइट मोमेंट्स चाहते हैं। Here the poetic device used is alliteration, repeated H here. See, his hurt hands. This is example of alliteration. Then symbol fisherman is the symbol of tyrant and oppressor, and gold is symbol of callous, merciless, well exploited or oppressed. So these all are symbols. Cold, whale and fisherman, they symbolize cold, callousness, cold. जब फिशरमैन कोल्ड सी में, मीन्स एक तरफ तो फिशरमैन अपनी रूथलेसली, कोल्ड फिशरमैन क्या है, वो रूथलेसली, मर्सीलेसली एक्सप्लॉइट करता है नेचर को, और फिर उसके रिटर्न में नेचर रूथलेसली रिटेलिएट करती है, अपना बदला लेती है उससे। तो दीज आर ऑल सिंबल्स विच आर यूज्ड इन दीज लाइन्स। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर। अब आगे क्या सोचेंगे, किस तरह का बेनिफिट होने वाला है इंट्रोस्पेक्शन से, वो आगे बता रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब कह रहे हैं कि जो प्रिपेयर करते हैं ग्रीन वॉर्स, इन दिस साइलेंस फ्यूटाइल वॉर्स अगेंस्ट मेन इन नेचर वुड बी अरेस्टेड। Green wars means wars against nature, green wars, and wars with fire, wars with gas. Here the new feeling of unity would prevail. चारों तरफ, क्योंकि वो स्टॉप हो जाएगा। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, जिसमें विक्ट्री तो होती है पर कोई सर्वाइवर नहीं होता। मीन्स उस विक्ट्री को व्हेन पीपल आर ऑन वॉर विथ अदर कंट्रीज़ एंड अदर पीपल, जो दूसरों के साथ युद्ध करते हैं, या तो अपने नेशन में या दूसरे नेशन के साथ, तो आप देखते हो, या ग्रीन वॉर करते हैं। ग्रीन वॉर मीन्स वॉर अगेंस्ट इन्वायरमेंट, तो उसमें विक्ट्री तो होती है, मीन्स दे अचीव देयर गोल, दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, वॉट एवर दे वॉन्ट दे गेट, बट फर्दर देयर आर नो सर्वाइवर्स टू इंजॉय दोज अचीवमेंट्स। उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी उनके पास सर्वाइवर नहीं होता। अगर हम इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वॉर करते हैं, ग्रीन वॉर होता है, तो फिर इन्वायरमेंट रिटेलिएट करती है, तो हम अपनी जान माल से हाथ धो देते हैं। अगर कंट्रीज़ के साथ वॉर करते हैं अपने एम्युनिशन से और अपने वेपन से, तो फिर उस केस में लोग बॉम्ब ब्लास्ट में और बहुत सारे कोरोसिव एक्टिविटीज़ में अपनी लाइफ खो देते हैं। तो जब हमारे अपने नहीं बचते, हमारे कंट्रीमैन नहीं होते, तो फिर उसको सेलिब्रेट, हमारी विक्ट्री को कौन करेगा। इसलिए पोएट ने कहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। जीत तो जाते हैं, वो अपना एम पूरा कर लेते हैं, लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं होता, कोई उसको सेलिब्रेट करने के लिए उनको नहीं मिलता। ऐसे लोग जब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, अगर सोचेंगे अपने काम के बारे में, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्लीन क्लोथ्स पुट ऑन करेंगे। हेयर क्लीन क्लोथ इज सिंबॉलिक ऑफ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग।
those who plan and implement bio-warfare and nuclear weaponry should for once shed their old attire. Old attire is प्रोफेशन एंड प्रीऑक्यूपेशन. अपने पुराने कपड़े खोल के वो नए कपड़े धारण करेंगे. पुराने कपड़े उतार देंगे. ओल्ड अटायर मीन्स पुराने कपड़े उतारेंगे. पुराने उनके अटायर क्या है, पुरानी उनकी ड्रेस क्या है, उनका प्रोफेशन जो वो काम कर रहे हैं, और प्री ऑक्यूपेशन जो उनके थॉट्स हैं, जो प्रोसेस हैं जिसमें वो लगे हुए हैं अपने काम में, अपने विचारों में जो लगे हुए हैं, वो पुराना अटायर है जो कि उनको खुद को हार्म कर रहा है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है. वो क्लीन क्लोथ्स पुट ऑन करेंगे, पहनेंगे क्लीन क्लोथ्स. क्लीन क्लोथ्स का मतलब कि नया न्यू वे ऑफ लाइफ वो एडॉप्ट करेंगे. न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ वो एडॉप्ट करेंगे. एंड वॉक अलॉन्ग विद देयर फेलो मैन. अब वो साथ में यूनिटी के साथ एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे और एक दूसरे की सहभागिता से आगे बढ़ पाएंगे, इस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे. दे मस्ट यूज दिस टाइम टू ट्रूली विटनेस दैट दे वुड डिस्ट्रॉय विद देयर अटेम्प्ट्स टू अचीव द फ्यूटाइल विक्ट्री, फ्रूटलेस विक्ट्री. तो वो इसको रियलाइज़ कर पाएंगे कि वो अपने जो काम में लगे हुए हैं उससे विक्ट्री जो मिल रही है उनको, दैट इज़ फ्रूटलेस. कोई भी उसका फल नहीं है. उनकी विक्ट्री है जो उनकी विनिंग है, उसके साथ उनको कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है. सच अ वन लिव्स नो सर्वाइवर बिकॉज इवन इफ दे वर फिजिकली अलाइव. इस तरह से विक्ट्री में कोई सर्वाइवर नहीं होता क्योंकि वो फिजिकली अलाइव भी होते हैं, जिंदा भी होते हैं. दे वुड बी इमोशनली डेड एंड इवेंचुअली मैन काइंड विल पेरिश. इमोशनली वो डेड होते हैं, इमोशनली मर जाते हैं. फिजिकली अगर अलाइव हो तो भी इमोशनली डेड हो जाते हैं. और इवेंचुअली, और इसके साथ धीरे धीरे मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी पूरी ख़त्म हो जाती है. तो उनकी जो ये कोरोजिव एक्टिविटी है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, उसको वो स्टॉप करके सोच पाएंगे, न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एडॉप्ट कर पाएंगे. द वॉर विल बी अ विक्ट्री ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बट देयर विल बी नो सर्वाइवर लेफ्ट. युद्ध से साइंटिफिक नॉलेज की विक्ट्री होती है, लेकिन अगर कोई सर्वाइवर ना हो, उसको एंजॉय करने वाला ना हो, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाला ना हो, तो दैट इज़ यूजलेस. दैट्स व्हाट ही वांट्स टू से इन दीज लाइन्स. हियर पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड आर रेपिटिशन, वर्स विथ. हियर वर्स विथ इज रिपीटेड. यू सी, वर्स विथ इज रिपीटेड. वर्स विथ gas, वर्स विथ fire. So this is the poetic device. Then antithesis, victory with no survivor. Two opposite ideas used together, victory with no survivor. You see here, victory with no survivor. Two opposite ideas. एक तो victory, विजय, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा जो उसको सेलिब्रेट कर पाए. देन एलिट्रेशन, रिपीटेड सी साउंड. क्लीन क्लोथ्स, सिंबल clean clothes is new approach towards life. So this is all in this video. In next part we'll read the last part of this poem.